ग्रुप नंबर 18। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग। देखिए लास्ट के लेक्चर में जो पेंडिंग पार्ट था वो था ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ठीक है, ये हेडिंग है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की और साइज छोटा होता है, इसीलिए वो एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज HOF, नोन एज फ्लोरिक एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड। ठीक है, तो फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो वो एसिड का फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। तो फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड होगा, दैट इज HOF, विच इज नोन एज हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड बोलते हैं, या हम बोल देंगे इसको फ्लोरिक 1 एसिड। ठीक है, ये बोल देंगे यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या है, द अदर हैलोजन फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स। दूसरे हैलोजन्स ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में आइसोलेट अलग नहीं कर सकते उसको। दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में उनकी स्टेबिलिटी होती है, और इन द फॉर्म देयर सॉल्ट्स। द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन आर गिवन टेबल 7.10। देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन 7.1। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑक्सो एसिड्स दिए गए हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर ले फ्लोरीन का दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड है, HOF, है ना, वो हमने बात कर ली। यहाँ पे हैलिक 1 एसिड है ये। फिर यहाँ पर HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड बोल दिया, ऐसे ही HOBr को हाइपोब्रोमस एसिड बोल दिया, HOI को हमने बोल दिया हाइपो आयोडस एसिड। ये हैलिक 1 एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर हेलस एसिड क्या है, हेलस एसिड मतलब हैलिक 3 एसिड है। यहाँ पर देखिए HOClO, तो ये क्लोरस एसिड का एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर आपके लिए है हैलिक 5 एसिड, या उसको हैलिक एसिड हमने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। हैलिक एसिड में क्या है देखिए HOClO2, ठीक है। अच्छा ये कैसे पता करेंगे आप लोग, वो मैं बता दे रहा हूँ एक बार। देखिए HOClO, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, ये +1 है, ये -2 है, ये -2 है। अभी देखिए +1 -2 -2, इसका मतलब -3 ओवरऑल बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं ये हैलिक 3 एसिड, इसीलिए इसको हैलिक 3 एसिड बोला जा रहा है, समझ में आपको। अब यहाँ पर इसी प्रकार से ये क्लोरिक एसिड है, ये ब्रोमिक एसिड है, ये आयोडिक एसिड है, ठीक है, आप नाम याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड है, पर ब्रोमिक एसिड है, पर आयोडिक एसिड है, HOClO3, HOBRO3, HOIO3। ये यहाँ पर आपको दिया गया है। एक सेकेंड रुकिएगा आप। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। तो नाम याद रख लेंगे सबका, कौन हेलस एसिड है, कौन हेलिक एसिड और कौन पर हेलिक एसिड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। ये पूरी की पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ये पूरी की पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरी टेबल के एसिड्स का नाम और उनके स्ट्रक्चर्स देखिए, नीचे स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग याद कर लेंगे। तो ये टेबल मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप 5-6 बार पढ़ लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए ये टेबल, ठीक है। तो भाई ये टेबल एक इंपॉर्टेंट टेबल है। अगेन आई एम स्पीकिंग। नाउ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दीज एसिड्स आर हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड मतलब HOCl, तो HOCl का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हाइपोक्लोरस एसिड है। फिर क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लोरस एसिड। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर हम Cl की जगह Br लगा दें तो भी ये स्ट्रक्चर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। Cl की जगह अगर Br लगा दोगे तो भी यही स्ट्रक्चर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्लोरस एसिड का जो स्ट्रक्चर है, क्लोरस एसिड तो क्लोरस एसिड ही होता है, वो तो ब्रोमस एसिड नहीं मिलता आपको, ठीक है। आपको ब्रोमस एसिड नहीं मिल रहा है, ये देखिए आपको ब्रोमस एसिड नहीं मिल रहा है।
आपको आयोडस एसिड नहीं मिल रहा है, सिर्फ फ्लोरस एसिड भी नहीं मिल रहा है। हाइपो में तो सब मिल रहे हैं, हाइपोक्लोरस भी मिल रहा है, हाइपोफ्लोरस भी मिल रहा है, हाइपोब्रोमस भी मिल रहा है और हाइपो आयोडस भी मिल रहा है। लेकिन क्लोरस में खाली खाली अगर क्लोरस की बात करें तो सिर्फ क्लोरस मिल रहा है, फ्लोरस, ब्रोमस, आयोडस ये सब नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए क्लोरिक में बात करें तो क्लोरिक में क्लोरिक एसिड मिल रहा है आपको, ब्रोमिक एसिड मिल रहा है, आयोडिक एसिड मिल रहा है, इक एसिड में बात करें, ठीक है। पर क्लोरिक में भी बात करें तो पर क्लोरिक मिल रहा है, पर ब्रोमिक मिल रहा है और पर आयोडिक मिल रहा है। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है, बात समझ गए। लेकिन क्लोरस में सिर्फ एक मिलेगा, क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं, HOCl डबल बॉन्ड O। अब देखिए क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। अगर बात करें यहीं पर ब्रोमिक एसिड हो जाता तो यहाँ पर बस Cl की जगह Br लगा देते, ठीक है, Cl की जगह Br लगा देते तो ब्रोमिक एसिड हो जाता। ऐसे ही आयोडिक एसिड हो जाता तो वहाँ पर I लगा देते। सिंपल पर क्लोरिक एसिड में यहाँ पर ब्रोमिक एसिड हो जाता तो यहाँ पर I लगा देते Cl की जगह। बात समझ गए। स्ट्रक्चर बाकी सब ऐसे ही रहता। तो आपका काम क्या है, आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, नाम याद रखने हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं आपको ना, ऐसे एक दिन में याद होने वाली चीज़ है नहीं है, आपको रेगुलरली देखते रहना होगा तो आपको आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बता दे रहा हूँ, HOCl, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अगर ऐसी बात करें हम हाइपोफ्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाइपोफ्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो HOF, ये हाइपोफ्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात समझिए। ऐसे ही हाइपोफ्लोरस हो गया, क्लोरस हो गया, ठीक है। ब्रोमस भी हो सकता है, तो ब्रोमस में क्या करेंगे, यहाँ पर Cl की जगह बस आपको कुछ नहीं Br लगा देना है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोब्रोमस एसिड हो जाएगा, हाइपोब्रोमस एसिड हो जाएगा उस केस में। समझ गए आप, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस और हाइपोफ्लोरस सबको समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर भी मैं आपके सामने एक बार ही तो बना बना के बता दूंगा, जिसको आपको खुद इम्प्लीमेंट करना है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको नहीं आएगा ये स्ट्रक्चर, तो आपको भी खुद बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्लोरस एसिड ये देखिए आप, HOCl डबल बॉन्ड O, ठीक है, HOCl डबल बॉन्ड O। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। और ब्रोमस, फ्लोरस, आयोडस ऐसे एसिड नहीं होते, सिर्फ क्लोरस एसिड होता है। तो क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पर बना दिया है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। आई होप इसमें भी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्लोरिक एसिड का। क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ध्यान से, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O आपने 2 बार ही लगा दिए, एक Cl ये रहा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2 डबल बॉन्ड O लगा देने हैं, ये रहे 2 डबल बॉन्ड O लगा दिया आपने। उसके बाद क्या करना है, आपको एक OH जोड़ देना है, ऐसे करके एक OH जोड़ देना है। बात समझे क्या, एक OH आपको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरिक एसिड, HOClO2। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड, HOClO2, ठीक है। बात समझे। ये जो HO है ना, ये HO यहाँ से आया है, ठीक है, ये HO यहाँ से आया है, ये OH से आया है। और ये जो 2 ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है, ये वाले और ये वाले, ठीक है, और बीच में Cl है। बात समझ गए आप, क्लोरिक एसिड कैसे बन रहा है। ऐसी अगर बात करें ब्रोमिक एसिड कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, आपको Br, एक OH लगा देना, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये ब्रोमिक एसिड बन जाएगा। ये आपको जो सामने अभी दिख रहा है Br वाला, ब्रोमीन वाला, ये ब्रोमिक एसिड हो गया, ये ब्रोमिक एसिड हो गया, ठीक है। इसका नाम भी लिख देते हैं लोग, ब्रोमिक एसिड, ये ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें पर क्लोरिक एसिड की, तो पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देख लो एक बार। पर क्लोरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर आपके सामने मैं इसे मिटा के बना देता हूँ, ऊपर वाला जो क्लोरस एसिड है, ठीक है। तो पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। अभी आपको क्या करना है, पर क्लोरिक में जाना है तो Cl ट्रिपल, मतलब 3 बार डबल बॉन्ड O बनाना होगा, 3 बार डबल बॉन्ड O बना के फिर एक OH बना देना। देखो कितना आसान है, देख लो आप कितना आसान। मैं अब आपको ट्रिक दे रहा हूँ, अब वो ट्रिक क्या है वो देख लो ध्यान से। अब ट्रिक क्या है, इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके सामने अब ट्रिक है, ट्रिक। वो ट्रिक क्या है वो देखो ध्यान से।
इसको मिटा दूं फिर मैं आपको ट्रिक देता हूँ। देखिए वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कौन आता है, हाइपोक्लोरस एसिड आता है। सबसे पहले कौन आता है, हाइपोक्लोरस एसिड आता है। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है, हाइपोक्लोरस एसिड आता है। उसके बाद कौन आता है, क्लोरस, हाइपो हटा दो क्लोरस लगा दो, फिर क्लोरस एसिड आता है। ठीक है, पहले तो हाइपोक्लोरस एसिड आ गया ये आपके सामने। ठीक है, एक मिनट ये गोल गोल नाच लेने दो उसको, फिर करते हैं स्टार्ट। तो हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, उसके बाद आ जाता है क्लोरस एसिड। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा, क्लोरस एसिड आ गया। ठीक है, अभी देखिए क्लोरस एसिड आ जाने के बाद कौन सा आ जाएगा, क्लोरिक एसिड आ जाएगा, क्लोरिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर। और फिर चौथे नंबर पर कौन आ जाएगा, पर क्लोरिक एसिड आ जाएगा, पर क्लोरिक एसिड आ जाएगा। ये चार एसिड है, ये चार ऑक्सो एसिड्स है। बात समझ है। अब देखिए इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है, हाइपोक्लोरस एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, HOCl। मतलब एक Cl से एक OH जोड़ देना आपको। अरे यार ये गोल गोल नाच रहा है, शिट, इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? There is some internet connection issue. ठीक है, एक Cl से एक OH जोड़ देना आपको यहाँ पर। ये देख लो, एक Cl से एक OH जोड़ देना। अभी आपको क्लोरस एसिड में क्या करना होगा, क्लोरस एसिड में आपको एक Cl से OH तो जोड़ना ही है, लेकिन संग में आपको एक डबल बॉन्ड O भी जोड़ देना है, एक डबल बॉन्ड O भी जोड़ देना है। ठीक है, अब क्लोरिक एसिड में क्या करना है, आपको Cl से एक OH जोड़ना और दो डबल बॉन्ड O जोड़ देना है, दो डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे। ठीक है, अब पर क्लोरिक एसिड में आपको Cl से एक OH जोड़ना और तीन डबल बॉन्ड O जोड़ दो। ठीक है, तीन डबल बॉन्ड O जोड़ दो। अब देखो पर क्लोरिक में कौन कौन से आ जाते हैं, पर ब्रोमिक भी आ जाता है, पर पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक आ जाता है, सॉरी, और एक आ जाता है पर आयोडिक, ये भी आ जाता है। अच्छा, क्लोरिक में भी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ब्रोमिक भी आ जाता है और आयोडिक भी आ जाता है क्लोरिक में। क्लोरस में कुछ नहीं आते आपको। ठीक है, हाइपो में तो सारे आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोफ्लोरस, सबको ही आ जाता है। ओके, सो ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं एक बार, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को। चलिए बात करते हैं हम इंटर हेलोजन कंपाउंड की। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्या होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, एक बार हम नजरें बढ़ा लेते हैं इस पर। ये रहा, when टू डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट विद ईच अदर, जब कोई दो डिफरेंट हेलोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां से जो कंपाउंड्स बनेंगे दैट आर कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, दे कैन बी असाइन जनरल कंपोजिशन एज XS-3, मतलब XX-3, XX-5, XX-7। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। जहाँ पर जो X होता है वो हेलोजन होता है लार्ज साइज का, लेकिन X- होता है स्मॉलर साइज का। मतलब जो ज़्यादा नंबर में है उनका साइज स्मॉलर होगा। ठीक है, X इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन X-, तो X- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और X की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है X से। ठीक है, एज द रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ X एंड X- इंक्रीजेज। ठीक है, रेशियो बिटवीन X एंड X- का जो रेशियो है इंक्रीज करता है, द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि अगर एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा ना, एक छोटा होगा एक बहुत बड़ा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा
कि कि x और x डैश मतलब x डैश का नंबर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर x डैश 7 है ना, तो x डैश 7 में x डैश और x के बीच में साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बात समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे 10 आयोडीन 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 7 फ्लोराइड should have maximum number of atoms as the ratio of radii between iodine and fluorine should be maximum। आयोडीन और फ्लोरीन का साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आयोडीन तो बहुत बड़ा है और फ्लोरीन बहुत छोटा है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, IF7 बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बेटा? IF7 बन जाएगा, IF7 बन जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, IF7 छोटा वाला हमेशा ज़्यादा मोर इन नंबर होगा, तो IF7 बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए दैट इज वाई द फॉर्मूला IF7 हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको समझ में आ गया होगा IF7 कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपरेशन होती है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो उसके बेसिस पर हम और आगे फर्दर बातें कर लिया करेंगे। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुक जाइए आप, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लूँ, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन द सम स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे देखिए रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे Cl2 और F2 की रिएक्शन होगी, अगर Cl2 और F2 की अगर रिएक्शन होती है Cl2 प्लस F2, तो क्या बनता है यहाँ पर? ClF बनता है। ठीक है, और फिर अगर Cl2 और F2 की रिएक्शन हो रही है तो इससे हमें ClF3 भी बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ClF3 भी बनता हुआ दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों में अंतर क्या है? ClF3 कब बनेगा? जब फ्लोरीन को एक्सेस में लिया जाएगा, जब फ्लोरीन हमारा एक्सेस में होगा तब ये ClF3 का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन दूसरे वाले रिएक्शन में एक्सेस में है, तो दूसरे वाले रिएक्शन में फ्लोरीन एक्सेस में है, तब जाके हमें ClF3 मिल जा रहा है। ये 2 पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अब ब्रोमीन और फ्लोरीन की रिएक्शन करा देते हैं आपको। ठीक है, तो Br2 की रिएक्शन अगर F2 के साथ हो जाएगी तो हमें BrF3 मिल जाएगा। Br2 की रिएक्शन अगर F2 के साथ हो जाएगी तो हमें BrF3 मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही Br की यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, ये डाइल्यूटेड विद वाटर है, आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये डाइल्यूटेड विद वाटर है। और Br2 की अगर एक्सेस F2 के साथ रिएक्शन करा दोगे तो फिर BrF5 बन जाएगा। ऐसे ही I2Cl2 का इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन लोगे, मतलब I2 और Cl2 को एक ही मोल लोगे, जैसे एक एक मोल इसके लेके रिएक्ट करा दिया I2 और Cl2 के, तो यहाँ पर आपको ICl मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर I2 और Cl2 आपने Cl2 एक्सेस में ले लिया तो आपको ICl3 मिल जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस हैं जो आपको एक बार तो देख लेनी होंगी। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा, करना क्या है, कैसे क्या करना है। रिएक्शन से देखो, रिएक्शंस को बार बार देखोगे तभी जाके तुम्हारे दिमाग में घुसने वाला है, नहीं तो घुसने वाला भी नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि तुम कितनी बार देखते हो, कितनी बार पढ़ते हो, उस पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। तो फटाफट एक बार देख लो, उसके बाद वापस इसका लिख के नोट्स बना लेना। मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एक तो तुम क्या कर सकते हो, अभी के लिए देख रहे हो, दूसरी बार आप इसी वीडियो को रिवीजन मोड में ले सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन करते करते पॉज करके तुम आराम से इसका नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के बाद तुमको अच्छे से पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ कितनी बार देखनी है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 7.11। कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है, मैं इसमें क्या समझूँ। जैसे XX गैस बन रहा है तो इसके कंपाउंड्स ये रहे, कलरलेस गैस होती है, पेल ब्राउन गैस होती है, डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपली, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट होता है ना। रूबी रेड सॉलिड होता है, ब्राउन रेड सॉलिड होता है, ब्लैक सॉलिड होता है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई। फिर XX-3 बन रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं, ClF3 है, BrF3 है, IF3 है, तो सबके कलर्स दे रखे हैं। आप कलर्स में क्या समझाओ, शेप में क्या समझाओ, रट लो। समझ गए क्या? शेप जरूर याद रखना, ये शेप स्ट्रक्चर वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है।
ये स्ट्रक्चर सबके याद रखना है, ये जितना माल पानी लिखा है ना वो यहाँ पर, इसके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे IF7 का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो याद रखना, आपको रटना है ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, बस खत्म बात। CLF5 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है, BRF5 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है, IF5 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो इसमें देखो XX-5 का स्ट्रक्चर मैं आपको ऐसे लिख के बता दे रहा हूँ, XX-5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। XX-7 का स्ट्रक्चर तो कुछ है ही नहीं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये यहाँ पर अरे यार लिख क्यों नहीं रहा है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। मैंने लिख दिया, एक्चुअली सिंक नहीं कर पा रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहा है। फिर XX-3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टी शेप, बैंड या टी शेप। XX-3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, टी शेप, ठीक है, बैंड भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, चलिए तो आप इसको एक सेकंड थोड़ा सा इंतजार करिए, ये शायद सिंक करने में दिक्कत कर रहा है। ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो ठीक है, प्रॉपर्टीज़ नहीं याद करोगे तब भी चलेगा, फिजिकल स्टेट, कलर वगैरह क्या है, लेकिन सबके स्ट्रक्चर मुँह जबानी होने चाहिए। एक्चुअली सिंक करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लगा रहा है। काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं फिर से। चलिए तो इसको कर देते हैं ओपन अब। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, शेप वगैरह सब लिख लिए हैं। XX- का शेप जो होता है वो बैंड या टी शेप होता है, XX-5 का शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, XX-7 का शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं इनके बारे में। इनके बारे में जो बात लिखी है, दैट दीज आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब कैसे हैं, कोवेलेंट हैं, एंड अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इनकी एक प्रॉपर्टी तो फिक्स है, क्या है कि कोवेलेंट है और डायमैग्नेटिक नेचर के हैं। डायमैग्नेटिक नेचर के मतलब क्या है, इनके पास सारे के सारे इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं डायमैग्नेटिक में। दे आर वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड, मतलब ये कैसे हैं, वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड हैं। 298 केल्विन वॉलेटिलिटी है इनके अंदर, एक्सेप्ट CLF विच इज़ अ गैस, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, सॉलिड्स और लिक्विड हैं, CLF को छोड़ के। CLF क्या है, गैस है, 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है। The physical properties are intermediate between those of constituent halogen except that their melting and boiling point are little higher than expected. तो भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं। जिन दो हैलोजन कंपाउंड से बना हुआ है इंटर हैलोजन कंपाउंड, उनके बीच में होती हैं, ठीक है। देयर केमिकल रिएक्शन कैन बी कंपेयर्ड विद इंडिविजुअल हैलोजन, तो उनकी केमिकल रिएक्शन को इंडिविजुअल हैलोजन से कंपेयर कर सकता है, जैसे नीचे देखिए।
इन जनरल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स, तो जनरली इंटर हैलोजन कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन फ्लोरीन की तो बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन को हटा के बात की जा रही है. दिस इज बिकॉज XX टेस्ट बॉन्ड इन इंटर हैलोजन इज वीकर देन XX बॉन्ड इन हैलोजन. तो भाई XX डैश बॉन्ड जो होता है ना, XX डैश बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड होता है, वीकर बॉन्ड होता है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. और XX बॉन्ड जो होता है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. ठीक है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसलिए XX डैश की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है FF का, क्योंकि FF में इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा वीक है. ठीक है, तो FF बॉन्ड तो बहुत ही ज़्यादा वीक है. ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हैलाइड आयन, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हैलोजन एंड हाइपोहेलाइट. अब देखो क्या है यहाँ पर कि XX जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो वाटर से रिएक्शन करते हैं. रिएक्शन करने का मतलब क्या है, इनका हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है, और क्या बनेगा, HX डैश प्लस HOX. ठीक है, HX डैश प्लस HOX बन रहा है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पर. ठीक है, तो हाइपोहेलाइट बन रहा है. when XX डैश हेलाइट when XX डैश 3, तो जब XX डैश का हाइड्रोलिसिस होगा तो हेलाइट बनेगा, बात समझे. हाँ सॉरी, हाइपोहेलाइट बनेगा, हाइपोहेलाइट. हाइपोहेलाइट मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, जैसे इसको मिटा देता हूँ पहले. देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, XX डैश H2O की रिएक्शन होगी, तो एक तो HX डैश मिलेगा और एक HOX मिलेगा, ये हाइपोहेलाइट है. ठीक है, ये क्या है, हाइपोहेलाइट है. एक सेकंड रुक जाइए आप. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाइपोहेलाइट मतलब क्या हो गया, जैसे HOF है ना, तो हाइपो हमने अभी पढ़ा है ना ऊपर कि HOF जो होता था हमारा, HOF क्या होता था, हाइपोफ्लोरस एसिड होता था ना, हाइपोफ्लोरस एसिड होता था. आई होप यू रिमेंबर दैट. ठीक है, और देखिए ध्यान से, अगर XX डैश 3 बनेगा ना तो हेलाइट बनेगा. जैसे XS डैश का H2O होगा तो यहाँ पे हेलाइट बनेगा, नीचे लिख देना. तो ठीक है, ओके. XX डैश के साथ हेलाइट बनेगा, पर हेलाइट किसके साथ बनेगा, XX डैश 7 के साथ बनेगा. यहाँ पर इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो अभी हम देख लेते हैं. ठीक है, आज ग्रुप 17 ही रखते हैं, मेरे को लगता है कि बहुत लोग गायब हैं, आज संडे मना रहे हैं. यस, एवरीवन इज मेकिंग संडे. ठीक है, देखो ध्यान से, देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग which can be explained on the basis of VSEPR theory. The XX3 compound have bent T shape, वो मैंने बताया भी आपको. XX5 compound है square pyramidal and IF7 has a pentagonal bipyramidal structure. तो वो तो हमने देख ही लिया है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है और यूजेज है, तो ये आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि आप संडे मना रहे हो तो संडे इसके लिए भी मना लेना है ना, ये और ये कर लेना. अब आप इतना काम खुद से कर लेना, ये आपके लिए डू इट योर सेल्फ वाला काम है. संडे मना रहे हो ना, मनाओ संडे. फिर लास्ट पार्ट बचा हुआ है, एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं भी अब संडे मनाने जा रहा हूँ. Lecture is complete.